मेंटलिज्म की जो कैटेगरी है ये वो है जो माइंड के साथ में खेलते हैं, जिनके प्रॉप्स नहीं होते नेसेसरली। तो मेरे लिए मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि अगर कोई मेंटलिस्ट वर्ड नहीं जानता है या मेंटलिज्म नहीं जानता है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम द डेफिनेशन ऑफ दैट। और मेरे जो बहुत ही परम मित्र हैं, आप उनको जानते हैं, रुद्रनील, जिनको हम सब रिक बुलाते हैं। रिक अपने हाथ में कैमरा पकड़ के, आमिर सर खड़े हैं और भाई यहाँ पे रिक एक्शन। नमस्कार। बचपन से हमें ना याद करने के लिए कहा जाता है। कबीर के दोहे हो, रहीम दास जी के दोहे हो, झांसी की रानी हो, मुगलों के आक्रमण हो, गणित के फॉर्मूलाज हो। कहने का मतलब ये, पास्ट में जो कुछ हो चुका है या पास्ट में जो कुछ खोजा जा चुका है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक लर्निंग बन जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अपने पास्ट को भूलो मत, याद रखो, जियो वर्तमान में, लेकिन अपने अतीत की लर्निंग्स को साथ रखो ताकि आगे की जिंदगी में तकलीफ ना हो। वेलकम टू यादों की बारात विद दिनेश सोनी। आज के हमारे गेस्ट, जिनकी बीती जिंदगी के गलियारों में हम झांकने वाले हैं, आज के हमारे वो गेस्ट जिनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ टेक अवे है, बहुत कुछ लर्निंग्स है जो आज हम सीखने वाले हैं। वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड माइंड रीडर हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त भाई। वेलकम अक्षय लक्ष्मण। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय। या सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए, हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। ऐसे हम एक दूसरे को इतनी इज्जत देते नहीं है, लेकिन पच नहीं रहा है। जब मैंने सोचा भी था कि एक पॉडकास्ट करूँगा, कुछ बातें करूँगा, तो जो पहला नाम मेरी जहन में था, जिसके बारे में मैं खुद तो पर्सनली बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं मेरी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बताना चाहता हूँ, उसकी जर्नी, उसके अपने क्राफ्ट के प्रति जो डेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था। तो एक बार फिर से अक्षय लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो हमारी ऑडियंस नहीं जानती है या इस बारे में क्यूरियस है, जानना चाहती है, मेंटलिज्म आखिर ये चीज़ क्या है? जैसे कि मेडिकल फील्ड होती है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं जो पढ़ाई करके एक उसमें ग्रेजुएशन लेते हैं, आगे जाते हैं, उन सब के नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, जैसे कि जो डेंटिस्ट हैं उनके नाम में भी डॉक्टर है, होम्योपैथ हैं वो भी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो वैसे ही मेंटलिस्ट, मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट, कॉन्जरर, ये सारे जो हैं मैजिक की छतरी के नीचे के ब्रांचेस हैं। एंड जैसे कि अगर मैजिक को आप मेडिकल के उससे कंपेयर करें तो जैसे मेडिकल एक फील्ड हो गया, उसके अम्ब्रेला के नीचे सारे हैं, वैसे मैजिक के बड़े अम्ब्रेला के नीचे ये सारे बाकी कैटेगरीज हैं। तो मैं आपके ये जो सवाल है कि मेंटलिज्म एग्जैक्टली क्या है, ना सिर्फ उसका जवाब देते हुए मैं आपको क्विकली बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कॉन्जरर एक चीज़ होती है, ये वो मैजिशियंस हैं जो प्रॉप्स के साथ में मैजिक करते हैं, ये कॉन्जरिंग करते हैं, उसको कॉन्जरिंग मैजिक कहते हैं। दैट ओल्ड स्कूल मैजिक भी, और जिनको आप कबूतर निकलते थे, हाँ, और मतलब लाइक पानी वानी वो सब करते हैं, जो बर्थडे पार्टी को बहुत ग्लैमराइज करते हैं हमारे मैजिशियंस, जिनको हमने देखा है वो हैट लगा के, और उनके हाथ में बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं स्टील की, वो एक के अंदर एक हो जाती हैं, या रोप सीधी हो जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जरिंग मैजिक। इसका वो भूत वाले कॉन्जरिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर होते हैं इल्यूजनिस्ट्स, यानी कि जो स्टेज पर बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, जैसे कि वो किसी को काटना, जोड़ना, उनको इल्यूजनिस्ट कहा जाता है। तो इसी तरीके से मेंटलिस्ट जो है या मेंटलिज्म की जो कैटेगरी है, ये वो है जो माइंड के साथ में खेलते हैं, जिनके प्रॉप्स नहीं होते नेसेसरली। ये आपके दिमाग को पढ़ना या आपके दिमाग में एक थॉट डालना, या आपके थॉट्स को कंट्रोल करना, या जैसे कि मेरा एक एक्ट है कि यहाँ आपने किसी को टच किया, वहाँ किसी को फील हो गया, तो ये मेंटलिज्म की कैटेगरी है। तो जहाँ माइंड से या मेंटल पावर्स
कोट अनकोट कह रहा हूँ क्योंकि सच में पावर्स नहीं होती हैं, ये एक स्किल होती है। तो ये इस तरीके तो इट्स अ जॉनरा ऑफ मैजिक बेसिकली। और इंडिया में मैंने सुना है कि ये लोग मैजिशियन लगाते थे, लेकिन यू आर द फर्स्ट वन जिसने मेंटलिस्ट वर्ड यूज किया अपने आगे। तो ये एग्जैक्टली कुछ 14 साल पुरानी बात है। तो इंडिया में मेंटलिस्ट नाम से कोई चीज़ थी नहीं, यानी कि कोई भी अपने नाम के आगे मेंटलिस्ट नहीं लगाता था। इसके 2 कारण थे। कारण नंबर 1, ऐसा कोई मार्केट ही नहीं था। तो मतलब कोई अगर लगाए भी तो उसको बेचेगा कहाँ पे, क्योंकि कोई समझ में नहीं आया कि ये है क्या, ये है क्या एग्जैक्टली। और इसके ऊपर कई अच्छी कहानियां मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग। एंड तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के सब्जेक्ट का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी उसी में की, ग्रेजुएशन भी उसी में की। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भेड़ चाल में आप कभी भी जो है ब्रांड नहीं बन पाओगे। तो जब मैंने शुरुआत की इस चीज़ की और ये सोचा कि भाई क्या टर्म लगाएं, तो माइंड रीडर फिर भी एक आधा लोग लगा लेते थे अपने नाम के आगे। केस इन पॉइंट जैसे मोहित राव उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थे। तो वो कॉर्पोरेट्स में जब शोज करते थे तो ही यूज्ड टू बी माइंड रीडर मोहित राव। दीपक राव थे जो मतलब जो मेरी उम्र से दुगने हैं, लेकिन उनका जो है वो ब्रांड का लेवल वो 200 गुना बड़ा है। तो वो अपने नाम के आगे ESP लगाते थे, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो ये इन ब्रांड्स को इस तरीके से फैला रहे थे अपने आइडेंटिटी को। तो मुझे ये था कि यार मेंटलिस्ट जो है, जो एक्चुअल टर्म है, वो कोई यूज़ नहीं करता है, लगाता नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज डिफ़िकल्ट होगा समझाना या जो भी कारण था। लेकिन ऐसा सेड कि मैं ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग का मैं फ़ैन हूँ उस सब्जेक्ट का। तो मुझे एक चीज़ पता थी, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप, जैसे अगर आपको किसी को बोलना है कि मुझे सर्च कीजिए इंटरनेट पे, तो जनरली आप क्या कहते हैं, मतलब सामने वाले को दिनेश सोनी, नहीं दिनेश सोनी को इंटरनेट पे क्या कीजिए, आप क्या बोलते हैं कि जाइए कि इस नाम को गूगल कीजिए बेसिकली। हाँ, तो ये जो गूगल वर्ड है इसने सर्च वर्ड को रिप्लेस कर दिया। जब हम दुकान में जाते हैं, हमको पानी खरीदना है, हम बोलते हैं एक बिस्लेरी दीजिए, वो एक्वाफिना देता है। तो आप ये नहीं बोलते हो कि अरे एक्वाफिना क्यों दिया, मैंने तो बिस्लेरी मांगा था। नहीं, बिस्लेरी ने मिनरल वाटर वर्ड को रिप्लेस कर दिया। जब हम फोटोकॉपी निकालने जाते हैं तो हम फोटोकॉपी नहीं बोलते, हम बोलते हैं जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स कोई वर्ड ही नहीं है, वो तो उस कंपनी का नाम था जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी। इस बात से मुझे याद है, हमारे घर में तो जो हमारे दादाजी वगैरह रहे हैं वो तो मतलब अपने रहने तक भी बोलते थे पीली वाली थम्स अप ले आना। पीली वाली थम्स अप, बताओ, क्योंकि ड्रिंक पीली वाली कोका कोला ले आना। तो मतलब उन्हें मिरिंडा है या फ्रूटी है या फैंटा है वो पता ही नहीं था। वही तो ये जब मेरे सामने ये मैंने ये चीज़ें देखी कि यार कोई मिनरल वाटर नहीं बोलता है, बिस्लेरी बोलता है। बिस्लेरी का मीनिंग अब मिनरल वाटर है। अब वो एक्वाफिना दे, किनली दे या कोई लोकल ब्रांड दे, ठीक है। सेम विद गूगल कि गूगल मी, गूगल दैट, गूगल दिस, तो वो सर्च वर्ड गूगल बन गया। इनफैक्ट इतना फनी लगता है कि कई लोग ये भी बोलते थे मुझे, आर्टिस्ट, यू कैन गूगल मी ऑन यूट्यूब। तो अगर तो आप किसी को यूट्यूब पे गूगल कैसे करोगे? लेकिन सामने वाले ने जो कहा, दूसरे सुनने वाले ने जो सुना, बात उनको समझ में आ गई कि गूगल पे आप यूट्यूब पे मुझे सर्च कीजिए। तो मेरे लिए मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि अगर कोई मेंटलिस्ट वर्ड नहीं जानता है या मेंटलिज्म नहीं जानता है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम द डेफिनेशन ऑफ दैट। एंड उसमें क्या होता है, आपकी जर्नी स्लो होगी, हार्ड होगी, लेकिन एक बार आपकी वो जर्नी पूरी होगी और वो वर्ड फैलना शुरू होगा, तो क्योंकि और कोई नहीं है उस वक्त आसपास, तो आप वो वर्ड बन जाते हैं। तो जैसे व्हेन आई वाज 22 आई स्टार्टेड हैमरिंग द टर्म मेंटलिस्ट, मेंटलिज्म या मेंटलिस्ट, उसको मैंने इतना हैमर किया कि बाय द टाइम आई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कॉर्पोरेट मार्केट, उसको 1 से 2 साल लगा। तब ऐसा हो गया कि जैसे ही कोई मेंटलिस्ट वर्ड पूछता था या बोलता था, तो उनको समझाने के लिए होता था कि मेंटलिस्ट, अच्छा आपको नहीं पता, एक काम कीजिए, अक्षय लक्ष्मण आप देखिए तो आपको समझ में आएगा मेंटलिस्ट क्या है। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि ये टर्म भी पॉपुलर हुआ। एट द सेम टाइम जितने मैजिशियंस थे उनको धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि अगर हम अपने नाम में मैजिशियन हटा के मेंटलिस्ट लगाएंगे तो हम अपने चार्जेस में एक 0 ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, दैट वाज द डिफरेंस। और उसका रीजन ये है कि द मोमेंट यू से मैजिक, द मोमेंट यू से मैजिशियन, आपके दिमाग में एक इमेज आती है, जादूगर वाली इमेज आती है। या तो वो दूल्हा वाली इमेज आएगी, या तो वो या तो वो आपको हैट और वो वाली आएगी। तो जब वो इमेज आती है तो आप मन में ये नहीं सोचते हो कि भाई इसमें 50,000 रुपया खर्चा होता है, आप मन में सोचते हो कि इसमें 5,000 खर्चा होता है। तो आप मैजिशियन बोलोगे और बोलोगे कि भाई मुझे 60,000 दे दो एक शो का, 75 दे दो, बोलोगे ये इसका क्या मतलब, ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठा है। द मोमेंट यू से द वर्ड मेंटलिस्ट, पहली बात तो थोड़ा प्रीमियम साउंड करता है और सामने वाला सोचता है कि ये कुछ इंटेलिजेंट एंटरटेनमेंट है, ये प्रॉप्स का इसमें कुछ काम नहीं है। एंड बहुत ही आसान हो गया लोगों के लिए वो, इंस्टेड ऑफ मैजिशियन। आज आप देखोगे कि कई सारे मैजिशियंस एक गलती भी करते हैं जो मैंने बहुत टाइम से पॉइंट आउट करते आ रहा हूँ, कोई नहीं सुनता ना सुने। वो अपने नाम के आगे इस तरह लगा देते हैं, मैजिशियन, मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडर, ऐसे 4-5 वो लगा देते हैं। हाँ। तो मेरा उन सबसे कहना है और ये विनती है कि आप ऐसा ना करें, आप एक वर्ड पकड़ के उसको चिपक के रहें, क्योंकि व्हेन यू से दिस, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल बर्गर खाने का मन है तो आप कहाँ का खाना पसंद करेंगे बर्गर? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वक्त। मैकडी, ठीक है, मैकडोनल्ड्स क्यों? क्योंकि वो बर्गर को उन्होंने हैमर किया है कि वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू बर्गर, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि नीचे एक सदानंद होटल है, उसमें भी तो बर्गर मिलता है, मैं उससे खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उस होटल के बाहर लिखा है मुगलई, चाइनीज, इंडियन, वेस्टर्न, इटालियन। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो आप ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। आपको ऐसा है कि कुछ भी चलेगा, जो मिल जाए तो आप जाओगे। तो ये पता नहीं क्यों मैं एक चीज से रिलेट कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। वो बड़े अच्छे संपर्क में है हमारे, हाँ। जिनसे हम ये चश्मे वगैरह लेते हैं ना, हाँ। पावर्स के, उनके यहाँ घुटनों के दर्द ठीक करने की दवा भी मिलती है, इररिलेवेंट, या वात और पेट के दर्द की, चर्म रोग की दवा भी मिलती है। तो वो, और कई लोग, उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है, तो वो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप अगर चश्मे बेच रहे हो तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से आपका कोई रेफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो यस, ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि यस, आप एक वर्ड को हैमर करो कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ भाई। अब अगर आप किसी अमृत तुल्य चाय भी बेच रहे हो तो वो आपको पता है कि यहाँ चाय ही मिलेगी और वो बहुत अच्छी, वो हाँ, और वहाँ से मतलब उसके अलावा या उससे बेटर और आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक टर्म था। बेसिकली एक फिल्म आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो वो फिल्म आधारित थी एक रियल लाइफ पर्सन पे जिनका नाम है जॉर्डन बेलफोर्ट, और उनकी एक बहुत वास्ट 10 DVDs का एक कोर्स था उनका, जो 2-2, 3-3 घंटे का था। और वो पूरा मैंने जो है, मतलब मुझे रट्टा है वो मेरी उम्र रही होगी 21, तब मैंने पूरी देखी बैक टू बैक 3-4 बार। मैं सुबह शाम दिन रात मैं वही देखता रहता था पूरा टाइम। उसमें उन्होंने इस चीज़ को टर्मिनोलॉजी दी है एक्सपर्ट। तो जब आप एक वर्ड पकड़ के उसको आप चिपक के रहते हो तो यू कम अक्रॉस एज एन एक्सपर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। एंड जब आपकी डायर नीड है और आपको पता है कि मेरा बजट भी अच्छा खासा है तो मैं तो खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो आप एक एक्सपर्ट के ही पास जाओ। आप उसके पास नहीं जाओगे जिसको वो भी आता है। तो यू हैव टू कम अक्रॉस एज एन एक्सपर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैं मॉडरेटर दिनेश सोनी बिल्कुल, डेफिनेटली ना, ये चीज शायद कई आपने इस कन्वर्सेशन की जो शुरुआत थी ना, वो बहुत अच्छी की कि कई मैजिशियंस हैं वो एक गलती करते हैं। हाँ। तो ये हालांकि मैं आगे पूछने वाला था कि कौन सी गलती, तो डेफिनेटली। तो चलिए अब आपकी जिंदगी को टटोलते हैं, आपकी यादों में घुसने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल घुसिए। तो आज जिस अक्षय लक्ष्मण द मेंटलिस्ट को दुनिया जानती है जी, उसका जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ? मतलब मेरा पर्सनली जन्म कैसे हुआ वो नहीं जानना है ना। नहीं। मैं था नहीं उस वक्त तो। अच्छा, आपको एहसास नहीं था? मुझे एहसास नहीं था कि मेरा जन्म हो रहा है। डॉक्टर की वो बम पे थप्पड़ मारी तब फिर आवाज आई। हाँ, वो डॉक्टर ने बम पे थप्पड़ मारी तो मैंने रोका कि नहीं, मेरे मैनेजर से पहले बात कीजिए आप। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मेंटलिस्ट अक्षय लक्ष्मण का जन्म कैसे हुआ। तो मेरा नाम शुरू से ही अक्षय शर्मा था, ओके, एंड लक्ष्मण मेरे पिताजी का नाम है।
अच्छा, that's why अक्षय लक्ष्मण। तो इसीलिए अक्षय लक्ष्मण। तो अब ये कहानी ये है कि एज आई मेंशन्ड कि मैं मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इन सब चीज़ों का बहुत फैन था। मुझे बचपन से ही मैजिक का जो है कीड़ा था, सिंस द एज ऑफ 4 और 5। तो बेसिकली एज फार एज आई रिमेंबर मैं जिंदगी भर से कर रहा हूँ ये चीज़ को। और ये कीड़ा इसलिए था क्योंकि लाइक मेरी बहन है साक्षी, वो पैदा हुई जब मैं 7 साल का था। तो यानी कि मैं ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका था जब तक एक सिबलिंग घर में आया। लेकिन उससे पहले मैं मतलब बड़े लोनली सा चाइल्ड था, ओनली सन था, ओनली चाइल्ड था। जहाँ हम रहते थे जिस टावर में, वो एकदम नया नया बना था, तो वहाँ कोई रहता नहीं था। तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे उस तरीके से, और घर में कोई बच्चा नहीं था। तो आप एंगेज रहने के लिए क्या करोगे, कुछ है नहीं। तो वाशी में जहाँ हम रहते थे एक मेला लगता था वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास, और मेरे फादर मुझे वहाँ लेके जाते थे मेले में। और जब वो मेला चल रहा था, मुझे ये याद है, माई एज वॉज 4। उन दिनों DD1 चैनल पे, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, दूरदर्शन वो पूरा वो मछलियाँ आके ऐसे वो मिलते थे। तो वो जो चैनल था उस पर एक मैजिशियन का, अमेरिकन मैजिशियन का, इल्यूजनिस्ट का, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट इल्यूजनिस्ट हैं, डेविड कॉपरफील्ड, उनका शो उस पर दिखाया करते थे। और वो हिंदी में डब होके आता था। तो मुझे याद है उनके कार्ड्स लेके, मैं चाहता हूँ आप इसमें से एक पत्ता सेलेक्ट करें। तो ये मेरी फैमिली में बैठ के सब लोग देखते थे, और मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मुझे यही नहीं पता। ये पता था ये जो चल रहा है इसको मैजिक कहते हैं। और इनके मैं रिएक्शंस देख रहा था कि एकदम एंगेज्ड हैं और वाउड हैं। तो मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैजिक क्या हो रहा है इसमें। मतलब अगर वो उड़ रहा है तो वो कोई मैजिक है, वो मुझे नहीं समझता। क्योंकि बच्चों को लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है जब तक आप उन पर लिमिटेशन ना लगाओ। तो उनको बाद में पता चलता है पॉसिबल क्या नहीं। तो आई अंडरस्टूड दैट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मैजिक, एंड आई अंडरस्टूड कि इससे ये रिएक्शंस आते हैं। तो उन दिनों में जब मेरे डैड मुझे वहाँ लेके गए मेले में, वहाँ पर एक स्टॉल पे लिखा हुआ था लर्न मैजिक इन 2 मिनट्स। तो मैं बोला अरे, तो जो मतलब वहाँ देख रहा था मैं टीवी पे, जो घर वालों के रिएक्शन थे, ये तो 2 मिनट में सिखा रहा है। और मैंने बोला कि क्या है, तो उन्होंने एक दूध की बोतल दिखाई, और उसको आप पी जाते हो, बोतल खाली हो जाती है, फिर कान पे रख के ऐसे करते हो, बोतल भर जाती है। और मुझे याद है वो 30 रुपये का था। तो आज से 30 साल पहले 30 रुपये यानी कि अच्छा खासा हो गया। And I insisted, I requested my father to buy it and he bought it for me. अभी हुआ ये कि जब मैं उसको लेके आया और अगले दिन मैंने वो लोगों के सामने करना शुरू किया, तो टू माय सरप्राइज जो लोग मुझसे 10 साल बड़े नहीं, 10 गुना बड़े हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, उनका ये रिएक्शन होता था, अरे दिखा दिखा दिखा, मतलब ऐसे बॉटल मांगने के लिए आते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो दिखा 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 है, ये है कि हमारे मन में एक सवाल पैदा हो गया है कि ये कैसे हुआ। अब हमको ये जानना है, तो मुझे वो चीज़ दो, मुझे वो प्रॉप दो। यानी कि मैं 4 साल का होकर के एक अपने से 30 साल बड़े को, 40 साल बड़े को कोट अनकोट फूल कर पा रहा हूँ। और वो बहुत बड़ा बूस्ट था एक अंदर से, कि मतलब वो जैसे गली बॉय में रणवीर सिंह का डायलॉग है ना, मैं कोई है, मेरा औकात है। तो वो फीलिंग मन में आई, और फिर क्या हो गया कि मैं एंगेज हो गया उस चीज़ से। क्योंकि उसके बाद लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया, आस पड़ोस वालों ने, आज कुछ है क्या। तो मैं फिर मेला जाके फिर कुछ लेके आया, फिर बोला अरे जादूगर आज कुछ है क्या। तो मेरा नाम जादूगर पड़ा हुआ है सिंस द एज ऑफ 4। ओह माय गॉड। हाँ, तो अरे जादूगर आज कुछ है क्या, आज कुछ है क्या। तो ऐसे कर करके तो ये तो जादूगर अक्षय शर्मा का जन्म बताया मैंने आपको। अब ये बताना जरूरी है मेंटलिस्ट अक्षय लक्ष्मण की जर्नी समझाने के लिए। उसके बीच में मैं एक कड़ी को पिक करना चाहूंगा, जादूगर अक्षय शर्मा से अक्षय लक्ष्मण द मेंटलिस्ट। इसके बीच में आपने क्या, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं, दूध वाली या वो एक रिंग वाली फेदर वाली, वो ही करते रहे, या इसके बीच में कब आपने पहली बार अपना कोई मैजिक इजाद किया या खोजा? जी, बट वो हुआ व्हेन आई वाज 12 या 13, उस एज में हुआ वो। अच्छा, वो भी हुआ। और कोइंसिडेंस ये है कि जब मुझे लगा कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है,
वो करने के बाद प्राइड की फीलिंग के बाद ये मैंने इन्वेंट किया है, पता चला कि ये प्रोफेशनल्स में सबसे बेसिक मैजिक है जो सब लोग सीखते हैं। बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। वो मार्केट में क्या मैजिक की हिस्ट्री में वो एग्जिस्ट करता था 2000 साल से। और मैं आई थिंक मैं आपको समझा भी सकता हूँ एग्जैक्टली क्या था। तो बेसिकली ये मैं अपनी वाइफ को बता दूं, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उतार रहा हूँ मैं। अरे एक मिनट में मेरी ऑडियंस को बता दूं, अक्षय रिसेंटली गॉट मैरिड और अब वो हमारी वाली कैटेगरी में है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और मैं भी गया था बहुत एंजॉय किया। सही है ना यार, तेरा तो सही है यार। अब तक तो रील्स में फेमस हो गई हमारी बातें। हाँ, काफी लोग जले हैं दिनेश से, तो कि उनको शादी में नहीं बुलाया, आपको बुलाया। अब भाई अब मैं क्या कर सकते हैं, हमारा बजट हाई था तो कमिंग बैक, तो प्रतीक्षा शर्मा जी की परमिशन के साथ मैं ये रिंग से आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि मुझे क्या लगा था कि मैंने इन्वेंट किया है। तो एक काफ़ी बेसिक चीज़ है, आई होप उनको कैमरा में वहाँ दिख रही हो। तो जैसे कि ये रिंग है मेरी, ठीक है, देख पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, इसे पकड़ के रखिए 1 सेकंड के लिए, वहाँ नहीं, ये मेरे उंगली पे ही है वापस। तो क्योंकि जा नहीं सकती ना, वाइफ है वो। तो मुझे ये लगा था कि ये मैंने इन्वेंट किया है, और अब मैं आपकी ऑडियंस को सिखा भी देता हूँ। बेसिकली दे कैन ट्राई इट एट होम इफ दे फील लाइक। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ट्रिक्स दैट यू कैन लर्न इन मैजिक। यहाँ पे आपने ये रिंग रखी है, यहाँ पे आपने इसे थ्रो किया है। नाउ द आइडिया इज दैट यू नेवर एक्चुअली थ्रो इट, यू ऑलवेज कीप इट हिडन। इट हैज टू बी तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्चुअली रिंग को फेंकिए 3-4 बार, या कॉइन के साथ। तो मैं कॉइन के साथ करता था। एंड यू हैव टू बी कन्विंस। 1 सेकंड पकड़िए उसको, एंड वही टाइम पे आपने वो यहाँ पहन ली। आई थिंक बट द वे यू डू इट, वो इतनी सफाई से, मतलब इवन आई थिंक ऑडियंस भी जो हमारी देख रही हो कैमरे पे भी वो पहचान, मतलब वो फाइंड आउट नहीं होपफुली या। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक टेक्निक इन मैजिक। मतलब अगर एकदम बच्चा भी शुरू कर रहा है और किसी मैजिशियन की गाइडेंस में या प्रोफेशनल गाइडेंस, तो उनको ये बेसिक ट्रिकें सिखाएंगे। लेकिन सिंस आई वाज 12 या 13, तो मुझे ये लगा था अरे ये तो मैंने जो है इजाद किया है कि अगर ऐसे करके ऐसे करूंगा तो लोग समझ जाएगा। यूरेका मोमेंट, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक इन्वेंट हो गया है। बट आई फील वो भी एक अच्छी बात है कि ये चीज़ को मैंने डिस्कवर किया। इन्वेंट भले ही ना किया हो, डिस्कवर तो किया। तो आपके अंदर से वो एक इन्वेंटर वाला जो सोल है वो तो जागा कि भाई आप सिर्फ किताबों के या रेडीमेड प्रोडक्ट्स के आप मोहताज नहीं हैं, आप ये कर रहे हैं। एंड क्विकली इससे आई जंप तो मेरी जो है एज माई एज ग्रू, एज आई ग्रू, एज माई एज वेंट फर्दर, तो आपका ब्रेन डेवलप होता है, सब होता है। तो मेरे लिए इंटरेस्ट शिफ्टेड फ्रॉम हाउ मैजिक वर्क्स टू वाई मैजिक वर्क्स। ये अगर मैंने रिंग को लेकर के आपको बोला कि यहाँ है और मैंने यहाँ डाला है और आपका ध्यान यहाँ है, मुझे तो पता है कि मैंने यहाँ छुपा के रखा है। मेरा सवाल अब खुद से ये है कि आपको क्यों लग रहा है कि रिंग यहाँ है, जबकि आपने तो देखा भी नहीं उसे जाते हुए। तो तब मुझे पता चला कि एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं साइकोलॉजी, और मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट जाग गया। तो मैंने सिंस ये जो 14 साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दी, एंड उसमें मुझे बहुत कुछ पता चला कि हाउ द माइंड वर्क्स, हाउ द ब्रेन वर्क्स, एंड आई गॉट मोर फैसिनेटेड विद दैट। एंड आई रियलाइज्ड कि अगर मेरे मैजिक के प्रेजेंटेशन में मैं साइकोलॉजी के फिलॉसफीज़ और उसकी जो है उसकी न्यूआंसेस, या अगर वो कहें कि उसकी ग्रेवी मैं बना के डाल दूँ, तो यही चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि ट्रिक्स हैं, ये लोगों को लग रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है, शायद रियल है, ये इंटेलिजेंट बन जाएगी ये चीज़। तो वहाँ से मेरा जो फोकस है प्रॉप बेस्ड एक्ट से हटकर उन चीज़ों पर रहा जो प्रॉप बेस्ड ना हो, जो लोगों को लगे कि यार ये लाइक अगर मैं कॉइन या अंगूठी से कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को ये नहीं लग रहा है कि अंगूठी में कुछ है या कॉइन में कुछ है। लेकिन अगर मैं कोई फेदर्स के साथ कुछ कर रहा हूँ या हैट के साथ कुछ कर रहा हूँ या दूध की बॉटल के साथ, तो लोगों को लगेगा कि प्रॉप के अंदर कुछ है। सो आई वांटेड टू रिमूव दैट एलिमेंट, एंड देन आई डिस्कवर्ड कि अरे इन चीज़ों का तो एक ब्रांच है मैजिक में, जैसे मेंटलिज्म कहते हैं। मेरे फर्स्ट मेंटलिस्ट जो थे जिनको मैंने फॉलो किया वो थे मैक्स मेवन, यूएस के। एंड वो इसलिए हुआ क्योंकि वो टीवी पर एक शो कर रहे थे जो अगेन हिंदी में डब होके आ रहा था, स्टार 1 पे एक शो आता था जादू।
उसमें वो कहते थे कि आप अपने मन में अपने पसंदीदा जानवर का नाम सोचिए और मैं बताऊंगा कौन सा जानवर है। और मैंने इधर बैठ के सोचा मंकी, और उन्होंने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा और बोर्ड फिर टर्न करके बोला आप सोच रहे हैं, और बोर्ड जब टर्न किया उस पर मंकी लिखा हुआ था। आप सोच रहे हैं मंकी, और वाकई में एक बंदर फिर आता है रस्सी से लटकता हुआ और वहाँ होता है ब्रेक। तो मैंने बोला भाई ये चाहिए अपने को, ये समझ में आया। तो ये मैं 13 या 14 की एज में मैं समझ गया। वहाँ मेंटलिस्ट का जन्म हुआ। तो ये टुकड़ों में हो रहा है जन्म, पहले जादूगर फिर मेंटलिस्ट, अब अक्षय लक्ष्मण का जन्म ये हुआ व्हेन आई वाज 21 एंड मैं यूएस में था क्रूज शिप पे। मैं ऑलरेडी 21 में हायर हो चुका था टू परफॉर्म मैजिक ऑन यूएस क्रूज शिप्स। तब तक आपकी एजुकेशन जो वगैरह ग्रेजुएशन हो चुकी थी मेरी मास मीडिया में, जिसमें अगेन साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था। वहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि यार यहाँ जो मैं एक महीने में सैलरी मिलती है मुझे, क्योंकि आपको डेली परफॉर्म करना है 8 घंटे 6 घंटे ब्रेक्स ले लेके, फिर आपको महीने के एंड में एक सैलरी मिलती है विच इज़ समवेयर अराउंड लाख सवा लाख के आसपास, प्लस आपको रहना खाना पीना सब मिलता है वहाँ पे, फ्लाइट्स मिलती हैं। मुझे ये लगा कि यार अगर मैं अपने आप को जाकर इंडिया में कॉर्पोरेट मार्केट में एस्टैब्लिश करूँ तो शायद एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये जो महीने की सैलरी है ये मुझे पर शो मिल सकता है, जो हार्डली 1 घंटे या आधा घंटे का होगा। वो जब मेरा विजन था तब मैंने शुरू कर दिया कि इंडिया जाने से पहले मैं डिसाइड कर लूँ मुझे जाके करना क्या है। तो पहले आपको चाहिए आपका एक ब्रांड नेम। तो मेरा ये था कि अक्षय शर्मा। तो मैंने जब गूगल में अक्षय शर्मा डाला जस्ट टू सी कि कितने अक्षय शर्मा हैं, क्योंकि अक्षय वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फर्स्ट नेम्स है और शर्मा तो आप जानती हैं इंडिया में क्या है, शर्मा तो हर स्टेट में। तो कुछ 18,000 रिजल्ट्स आए उस वक्त। मैंने बोला 18,000 अक्षय शर्मा में से इतने हैं दुनिया में अक्षय शर्मा, अगर आप ढूंढने जाए इन सबको पार करते करते निकलने में तो भैया मतलब पता नहीं कितने अब साल और दशक लगेंगे। फिर मैंने बोला लेट मी ट्राई अनदर एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अपने फादर का नाम लगाया अक्षय लक्ष्मण, और फिर जब मैंने एंटर दबाया गूगल में तो गूगल ने मुझे इतनी खास चीज़ दिखाई जो हार्डली दिखाता है, नो रिजल्ट्स। अरे क्या बात है। मैंने बोला ये पिच खाली है, यहाँ पर टेंट लगाओ। एंड देन आई रियलाइज कि अक्षय लक्ष्मण साउंड्स बेटर एंड डिफरेंट देन अक्षय शर्मा ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तब वो 21 में मैंने जो है अपना हर जगह से ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। मेरे यूट्यूब पे जितने वीडियोस थे सब में से शर्मा हटा के लक्ष्मण डाल दिया। एंड कुछ एक हफ्ते बाद वापस अक्षय लक्ष्मण को गूगल किया तो मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस आ गए गूगल में सर्च में। मैं बोला देखो ये तरीका सही है। अब जब अगर कोई मुझे गूगल पे सर्च करेगा अक्षय लक्ष्मण डालेगा तो जहाँ जहाँ मैंने अपना मटेरियल डाला है वो दिखेगा, और सामने वाला इस गलत फहमी में आ जाएगा कि आदमी फेमस है, कि भाई इसका नाम डालो और सब कुछ आ जाता है इनके बारे में और कोई किसी दूसरे तीसरे का कुछ नहीं आता, मतलब ही मस्ट बी सो पॉपुलर। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग है। आप जो कुछ कर रहे हो किसी भी कला के क्षेत्र में उसमें केवल आपकी कला काम नहीं करेगी। कला तो डेफिनेटली आप अपने क्राफ्ट को जितना ज्यादा वो करो, आपको अपने आप को बेचना भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। खैर 4 साल से मैजिक शुरू कर दिया था, 8 साल से आपने चीज़ों को एडवांस लेवल पे करना शुरू कर दिया था, 12 साल की एज में आपने अपना खुद का, भले ही वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना मनु ऋषि की सारी चीज़ों में जीन्स तो वही हैं, तो किसी मैजिशियन के कुछ तो वो आपने इजाद किया। फिर उसके बाद में अच्छा ये क्रूज पे कब गए थे आप शिप पे? क्रूज पे मैं गया था जब मैं 21 था, ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुई थी और मैं गया था। लेकिन मुझे ऑफर आ गया था जब मैं 18 साल का था, और उस वक्त मेरी मम्मी ने कहा था कि नहीं ग्रेजुएशन से पहले मत जाओ, पढ़ाई पूरी करके जाओ। उनके अलावा एक और इंसान का ये कहना था और उनका मुझे कहा मानना पड़ा। आपके पापा? नहीं, वीजा ऑफिसर। उन्होंने कहा 21 के पहले आप एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा सकते हो, भले ही आपको ऑफर आया हो, आप सेलेक्ट हुए हो, रिगार्डलेस। टेक्निकली मैं 18 में जा चुका होता था बट वेटेड। और कितने दिन आप क्रूज पे रहे? कितने साल? एक साल था मैं वहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम उसको, वो 6 महीना 8 महीना 10 महीना डिपेंड्स ऑन आप कितना टाइम वहाँ हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं था उस शिप पर। लेकिन उसी में मैंने ये रियलाइज कर दिया था कि क्योंकि वो आपको तुरंत अगले बार आने का भी ऑफर लेटर और फ्लाइट टिकट दे देते हैं। तो क्या होता है जब आप वेकेशन पे घर आते हो 2 महीने के लिए, पहले आप जोश में होते हो कि अब जरूरत नहीं है,
फिर धीरे धीरे आपका 1 महीना खत्म होता है वेकेशन का, अब सिर्फ 1 महीना बचा है। फिर आप सोचते हो कि फिक्स इनकम आ रही है, लाखों में आ रहे हैं रुपए, टैक्स फ्री होता है वो पैसा, आपको टैक्स नहीं भरना होता है। अच्छा। आप भले करोड़ कमा लो, आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। आप देखते हो फैमिली में प्रोग्रेस है, हाथ में फ्लाइट टिकट है, ऑफर लेटर है, आपको पता है कि कहाँ से आपको ज्वाइन भी करना है, और फिर आपका ईमान जो है डगमगाता है, एंड देन यू गो बैक अगेन, एंड देन इट्स अ साइकिल। तो पीपल स्टे देयर फॉर 10 years 20 years। तो मुझे पता था एक बार मैं इधर अगर कंफर्टेबल हो गया, वो कंफर्ट प्रोग्रेस का दुश्मन है। तो अगर आप एक बार कंफर्टेबल हो गए उसमें, तो आप वहाँ रह के अच्छा करोगे, लेकिन फिर जो है स्टेप अप करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो कुएं का मेंढक जो बोलते हैं, वो वाली समुद्र बात। का जादूगर हो गया मतलब। वो मैंने कितने ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं जो वहाँ पे 10-10 साल रह चुके, 15 साल रह चुके, और अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ के मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए। हाँ। और अब उनको डिफिकल्टी हो रही है। हाँ। ये तो हम जानते हैं। तो ऐसा कई हैं। तो आई एम ग्लैड कि वो उस वक्त इतना वो कठोर वो डिसीजन लिया कि मैं एक बार वापस गए तो वापस नहीं आना है इधर, अब वहीं स्ट्रगल करो स्क्रैच से। इंडिया आ जाने के बाद हमारे जो शो वर्ल्ड है, इसमें लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रही, क्योंकि वो आप वहीं बैठ रहे हो, ऑर्डर देने पे खाना आ जा रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं और नहीं, मालूम है शाम को 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाना है, बाकी पूरा दिन अपना। वहाँ कितनी बार परफॉर्म करना पड़ता था? वहाँ आपको दिन में कुछ नहीं तो 3 या 4 बार परफॉर्म करना पड़ता है। और कितनी देर के लिए? तो सुबह होते साथ वहाँ पे बच्चों के लिए आपको एक शो करना होता है। एंड व्हेन आई से बच्चे, आई मीन बच्चे, लाइक 4-5 साल के, 6 साल के, वो आपको उनके लिए एक शो करना होता है। उसे कहते थे, तो क्रूज लाइन का नाम है कार्निवल क्रूज लाइन। तो कार्निवल में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कैंप कार्निवल। तो कैंप कार्निवल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको सुबह उनके लिए एक शो करना है, तो यू हैव टू रिलेट टू देम। उसके बाद एक होता है क्लब O2, जिसमें टीनेजर्स बच्चे हैं। तो आपने पिछले जन्म में जो जो पाप किए उनकी सजाएं आपको उस शो में मिलती हैं, क्योंकि टीनेजर बच्चे हैं जो शिप पे आए हैं। वो आपसे बड़े मैजिशियन, वो आपसे बड़े मैजिशियन हैं। और मुझे याद है, मतलब एक्सेंट्स में उनको झेलना पड़ता था। ओह व्हाट्स बुल क्रैप, वो कोई हाँ सीधा मुंह पे। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो एक अपहिल बैटल। उसके बाद एक चीज होती थी, उसे कहते थे शेफ्स टेबल। अब शेफ्स टेबल ये होता है कि वहाँ पे जो लोग प्रीमियम जो आते हैं क्लाइंट्स, जैसे फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स होते हैं, या तो शेफ्स टेबल बुक करते हैं। उसमें शेफ टोटल 12 लोग होते हैं, उसमें 12 से 15 शेफ पर्सनली आके आपको टेबल पे जो है सर्व करता है। तो एक रूम होता है जिसमें सिर्फ वही आप 10-12 लोग बैठे होगे, लंबी सी ओवल टेबल, और एकदम शेफ आके हर मील प्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है जब वो मील सर्व हो रही है। तो शेफ्स टेबल में वो रॉयल लोगों के लिए आपको एक अलग परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा जो उनके डाइनिंग रूम्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें 50-100 कितने टेबल्स होते हैं, आपको उन डाइनिंग रूम्स में हर टेबल पे जाके आपको परफॉर्म करना होता है। ये सब होने के बाद जब रात को अराउंड 10:30-11 हो जाते हैं, तो एक चीज़ होती है प्रोमेनाड। प्रोमेनाड वो है जहाँ शिप के ऊपरी हिस्से पे लोग चल रहे हैं, वहाँ पे कोई डिस्को जा रहा है, कोई खाने के लिए जा रहा है, कोई कसीनो जा रहा है। तो वो एक जो वॉकिंग का वो जो एरिया है जहाँ से लोग चल रहे हैं, वहाँ खड़े रहकर आपको उनके साथ में एक वॉक अराउंड करना है। तो आपका ऐसे करते करते 12-12:30 का जो है चेक आपका क्लॉक आउट का टाइम होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, ये आप तो 5 तो आपने ऐसे ही बता दिए कि 5 जगह, और ये ऑडियंस सेम होती है। मैं ये ऐड करना भूल गया। इस सब के अलावा एक चीज़ होती है वहाँ पे, उसे कहते हैं पार्लर शो। अब वहाँ पे होता है कि बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, आप खड़े हो और अराउंड 40 से 50 लोग, कोई ज़मीन पे बैठते हैं, कोई चेयर्स पे, कोई सोफे पे, और पूरा लाइब्रेरी भरी हो। अब आपको खड़े हो गए एक स्टेज शो की तरह आपको वो करना है, तो वो भी है। तो 6 तो ये हो गए। तो और वो जो बैठे हैं वो किसी काम में इन्वॉल्व हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके लिए हैं? वो शो देखने आए। बाहर बाकायदा पोस्टर लगता है आपका, वो आप खुद ही जाते हो, वो पोस्टर को लेके आते हो, उसको वहां लगाते हो। आपका शो खत्म होता है, यू फील लाइक अ स्टार, लोग चले आते हैं, वो पोस्टर को आप फ्री निकालते हो खुद, और जाके किचन की गैलरी में उसको रख के आते हो। तो और उस वक्त आप ये उम्मीद कर रहे होते हो कि कोई मुझे देखे नहीं है करते हुए। ये लगभग ये आपकी जिम्मेदारी है ये करना कि पूरा होने के बाद। तो यार ये तो मतलब
आई थिंक मैंने कभी इस चैप्टर के बारे में अपनी हमारी बात कैमरा नहीं हुई कभी कभी, बात नहीं हुई, yeah. बट ये तो वैसे हो गए कि मतलब आप पूरे माज के मतलब कहते हैं बिल्कुल, ना बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आपको तराश के रख और दिया। आपको कोई छुट्टी नहीं होती उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज। रोज एक बार आपने साइन किया, साइन आउट करने तक अगर आप 8 महीना हो तो आप 8 महीना रोज आप उसको और इसमें ऑडियंस सेम रहती है? नहीं, तो ऑडियंस जो है पूरी जो शिप की जो पैसेंजर्स जितने होते हैं, हाँ। अगर 3 डे क्रूज है तो जो 2-3 हजार लोग आते 3 हैं। डे 4 डेज हाँ, की 3 डेज 4 डेज के क्रूजेस होते हैं वो। शिप बड़ी है तो 7 डे भी हो सकता है, शिप छोटी है तो 4 या 5 दिन का भी हो सकता है। तो लोग आते हैं, शिप मेक्सिको जाती है, लोग मेक्सिको घूमते हैं, फिर शिप में बैठते हैं, फिर वापस यूएस आते हैं और अपने घर जाते हैं। तो ये ऑडियंस चेंज होती रहती है। तो उसमें सेम ऑडियंस को कभी ऐसा नहीं होता, सेम ऑडियंस को सेम ट्रिक में कहीं ये clash हो जाए? मेरे साथ एक ये चीज़ बहुत होती थी, आई एम अज्यूमिंग दूसरों के साथ भी होती होगी, कि अगर जब आप डाइनिंग हॉल में जा रहे हो जहाँ लोग अपने टेबल्स पे बैठे हैं और आप पर टेबल आप दिखा रहे हो कुछ, अगर आपका उनके साथ इंटरेक्शन अच्छा है, रेपो अच्छा है, और आप उनको बोलो कि रात को मैं लाइब्रेरी में शो करने वाला हूँ, प्लीज़ कम, एंड अगर वो आ जाएं और इसी तरीके के लोग लाइब्रेरी में भरे हों, तो यू विल फील लाइक अ सुपरस्टार इन द लाइब्रेरी। आपको एकदम आपके फैंस आके भरे हुए हैं, आपका कॉन्सर्ट हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है। एंड मेरे लिए एक मार्केटिंग एक्सरसाइज थी, मेरे लिए हर चीज़ मार्केटिंग एक्सरसाइज तो मुझे वो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोज लाइब्रेरी शोज, क्योंकि उसमें जो 50 लोग हैं, कोई ज़मीन पे बैठा है, कोई सोफे पे है, कोई जिसको जगह, कोई दूर खड़ा है, 50 की जगह 100 भी हो गए, लेकिन अब वो लोग हैं जो आपका टीजर देख चुके हैं और वो देखकर दे हैव डिसाइडेड। देखिए, अगर आप 3 दिन के क्रूज पे गए हैं, सो टू डिसाइड कि वी आर गोइंग टू डेडिकेट 1 आवर टू दिस, तो दैट हैज टू बी समथिंग वेरी ल्यूक्रेटिव। यार हम सब छोड़ के हम ये देखने जाएंगे यार, और हम खड़े रह के देख लेंगे, हम जमीन पे बैठ के देख लेंगे। क्या बात है। तो आई फेल्ट आई कैन विन ओवर माय ऑडियंस। ये मैं एक शो से रिलेट कर रहा हूँ, मैं मेरे एक यादों की बारात शो है, वो कहीं ओपन में होने वाला था। हाँ, और अचानक से वहाँ बहुत अच्छा डेकोर और वो सब किया हुआ था, अचानक बारिश आ गई, तो सारी चीज़ें अचानक, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होता है, और सारी चीज़ें होटल में अंदर शिफ्ट करनी पड़ी। और ऑब्वियसली क्लाइंट ने जिस हिसाब से वो जगह बुक की थी, और अंदर जाके पता चला छोटी सी जगह पे उसे एडजस्ट करना पड़ा। और वहाँ लोगों ने ना नीचे बैठे हुए हैं, चेयर्स लिमिटेड थी, तो वो ऐसे बैठे हुए हैं एक दूसरे के पास में, वो कोने में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो जब ऑडियंस को हम ऐसे देखते हैं तो उसको उस जगह परफॉर्म करने का मजा भी एक बिल्कुल अलग ही होता है, एकदम इंटीमेट हो जाता है वो। हाँ, और कोजी, और वो क्या बात है यार, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मतलब आप ये एडवाइस करेंगे कि कोई भी अगर मैजिशियन या किसी को भी ऐसा कुछ करना है तो एक बार शिप या क्रूज का रुख जरूर करे? जी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई अनकट डायमंड है, यानी कि एकदम ताज़ा आर्टिस्ट, हाँ, मतलब केवल पत्थर है, तो मैं 100% से कहूंगा कि शिप पे जाए, क्योंकि शिप जो है, वो क्रूज शिप जो है कार्निवल, वो ना केवल आपको अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज ये सब जो मैंने आपको बताया, ये जब आप 8 महीना करते हो, आपकी तबीयत खराब है तो भी, आपका मन नहीं है तो भी, आप सो रहे हो तो भी, जाग रहे हो तो भी, पर एक बार जब ये करके निकलते हैं ना, तो आप एक डायमंड बन जाते हो जिसकी कटिंग हो गई है अच्छे से। पक नहीं जा, मतलब आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, अगर मुझे कोई कहे कि ये सेट ऑफ जोक्स हैं और ये तुझे रोज सुनाने हैं, तो और ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, तो ये मैं अब एक लाइन बोलूंगा और ये दूर हो जाएगा आपका। यस, जब आपको एक रूटीन फॉलो करनी है एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, तो आप क्या सोचते हो, आपको खुद को भी एंटरटेन रखना है, तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रिक नया डालोगे, आप एक जोक नया डालोगे, आप एक पुराने जोक को कुछ नया ऐड करके उसको एनहांस करोगे, उसके पॉजेस आप में किसी पॉजेस के, आप किसी एक्ट के फिनाले को चेंज करोगे, आप बोलोगे कि यार मैं बोर हो गया, बोर ही हो रहा हूँ ना, लेट मी ट्राई दिस, जिसको करने से मुझे डर लगता है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। एंड ये जो मेंटलिस्ट अक्षय लक्ष्मण का जन्म हुआ है, अगर क्रूज शिप ना होता तो शायद वो जन्म नहीं होता या प्रीमैच्योर हो जाता, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं शिप पे भी जब था, आई यूज्ड टू कैरी प्रॉप्स विद मी। ओके, क्योंकि आपको जब पता है कि इतना परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन कि मेरे मतलब शिप पे आपको रूममेट मिलता है एक, मतलब आपको मिलता नहीं है,
आपको एक रूम मिलता है जिसमें एक रूममेट होता है। हाँ, नहीं तो लोग इसका गलत मीनिंग समझेंगे। 8 महीना, हाँ भाई एक रूममेट तो दे दो, एंजॉय योरसेल्फ, कैसे बिताएगा 8 महीने। तो जो रूममेट थे मेरे, वो खुद फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे वो। ओके। एंड उनका और मेरा नीटनेस क्लेनलीनेस के मामले में एकदम ऑपोजिट था हिसाब। मैं 21 साल का था, आप मेरा हिसाब समझ लो, ठीक है। और he was a married man who had a child, 40-50 years old or whatever. एक दिन उन्होंने रूम की ज़बरदस्त सफाई कराई और मेरा भी सामान संभाल के रख दिया। अब जब कोई आपका सामान संभाल के रख दे, आप रूम में आओ, वो तो है नहीं, आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने संभाल के रख दिया। तो मेरा जो प्रॉप्स वाला जो एक बॉक्स था या बैग था, मेरा 10:30 का शो था लाइब्रेरी वाला, और मैं 10-25 को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, क्योंकि पता होता था यहाँ रखा रहता है और इस कॉर्नर में या उस कॉर्नर। हाँ, उस कॉर्नर में 2-3 तकिए के नीचे, उसके पीछे भांडू से लेफ्ट लेके सब आपको मालूम है कहाँ रखा है। मुझे मिला नहीं, एक बार चांदी वाली तक भी गया, मुझे नहीं मिला, ठीक है। और 10:30 मुझे रूम में ही हो गए और मैं उधर पहुंचा ही नहीं। मैं बोला भाई इससे पहले कि फोन आ जाए, बिकॉज फिर वो आपको पेनल्टी ये वो बहुत बड़ा चक्कर है, क्योंकि कंपनी का नाम उसमें जाता है, आप फायर भी हो सकते हो, इतना भी उसमें स्ट्रिक्ट होता है। मैं बोला नहीं मिल रहा है, जाने दो। मैं भागा वहाँ से, लिफ्ट पकड़ी, मैं उधर गया तो 10:33 को मैं पहुँच गया। फिर भी मैंने देखा कि लोग वहाँ ऑलरेडी घड़ियाँ देख रहे हैं, लोग पहुँच गए थे पंचुअली वहाँ पे। एंड जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, मैं एकदम भाग के एंटर हुआ और आई डिड नॉट नो कि हाउ डू आई स्टार्ट, व्हाट डू आई से, डू आई अपोलोजाइज, विच यू शुड नॉट डायरेक्टली अपोलोजाइज, फिर आपने नेगेटिव नोट पे व्हाट डू आई से, हेलो। पर जैसे ही मैं अंदर घुसा, पूरी ऑडियंस तो एंड नाउ आई वाज लाइक ओके, शो हैज स्टार्टेड। इनकी चीयर से शो स्टार्ट हो गया। और जैसे ही उनका चीयरिंग स्टार्ट हुआ और मैं उसके अंदर घुसा, और मैंने जाते साथ जो है इमीडिएटली ये किया, ऑल राइट, ओके, यू आर चीयरिंग क्वाइट लाउड, कम ओवर हियर। एंड मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ इनके साथ। और वो जो कम ओवर हियर किया, बाय द टाइम वो चल के आए, तब तक मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ मैं ये करता हूँ अभी। एंड मेरे को ये था कि एक बार मोमेंटम ड्रॉप हुआ, क्योंकि मेरे पास अगर कोई प्रॉप है नहीं तो मेरे पास कुछ है नहीं संभालने के लिए मोमेंटम को, तो आई कुड नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप द मोमेंटम। तो जैसे ही इस इंसान के साथ जो भी ट्रिक्स कर रहा था, तो मैं ज़्यादा जोक्स उसमें रख रहा था कि वर्बल ज़्यादा रहे। प्रॉप्स कुछ थे नहीं, तो प्रॉपलेस जो भी था उनके साथ किया। जब तक इनका अपलॉज चल रहा था, ये एक्ट खत्म होने के बाद, विद इन दैट अपलॉज आई गॉट द अदर पर्सन। और जब तक उनका अपलॉज चल रहा था, आई गॉट द थर्ड। ऐसे करके मैंने 1 घंटा निकाल दिया। एंड क्योंकि प्रॉप्स नहीं थे, तो सारे के सारे एक्ट्स जो थे वो मेंटलिज्म के थे। वो करने के बाद जैसे ही मैं रूम में आया, मैंने देखा कि मेरा मैजिक का तो बैग सामने ही रखा हुआ है। अब या तो उन्होंने उठा के रखा होगा कि भाई इसके यूज़ में, पर जो भी है, मैंने सोचा, मैं बोला कि यार ये शो होते साथ ये मुझे बॉक्स मिल गया, शो से पहले नहीं मिल रहा था, यानी कि ये साइन है कि ये जर्नी के थ्रू मुझे पता चले कि मैं 1 घंटा विदाउट प्रॉप्स में एक पूरा एक शो कर सकता हूँ। तो अगले दिन से मैंने वो प्रॉप्स कभी यूज़ नहीं किया और आज तक नहीं किया, 14 साल हो गए। क्या बात है। आई थिंक वो एक कोट है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अक्षय के लिए होता है, जो होता है अक्षय के लिए होता है। तो वो अक्षय के लिए जो हुआ, वो अक्षय के लिए हुआ। क्या बात है। अच्छा, कभी अक्षय, यादों की ही बात कर रहे हैं जी। यहाँ आने के बाद में आपको, इंडिया आने के बाद में पहला बड़ा ब्रेक क्या मिला था? कि आज जहाँ से लगा कि हाँ, अगर ये हो गया अब लाइफ की गाड़ी ठीक चलेगी। पहला ब्रेक मुझे मिला था व्हेन आई वाज 23। अब ये ब्रेक 3 हिस्सों में मिला है मुझे, ठीक है। तो उसके पार्ट्स ही 3 हैं, ईच इज कनेक्टेड टू द अदर। पार्ट नंबर 1 था इंडियाज गॉट टैलेंट। आप उसको संयोग कहें, मेरी खुशकिस्मती कहें कि ये सब शुरू होने से पहले मैं आपसे मिल चुका था। हाँ, अंधेरी के द क्लब में मेरा शो था। क्लब में कुछ अक्षत राज सलूजा के साथ आए थे। तीनों एक ही इंसान हैं। और उनको मैंने स्प्राइट के ऐड से पहचान लिया था। सर क्लियर है, ऐसे करके मैं कहा था। तो इसके भी 1 साल बाद हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट। तो तब प्रोबेबली आई वाज 22 और समथिंग जब मिला। तो इंडियाज गॉट टैलेंट वाज द फर्स्ट ब्रेक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेक। और फर्स्ट पार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पर जब मैंने परफॉर्म किया था, वो एपिसोड कभी एयर नहीं हुआ, टीवी पे कभी आया नहीं। लेकिन उस परफॉर्मेंस की वजह से ये हुआ कि करण जौहर ने मुझसे कहा वहाँ पर
कि आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, इज दिस मैजिक और साइकोलॉजी, आई हैव नो आइडिया, बट यू नो आई रियली वांट टू से व्हाई आर यू डूइंग इट हियर। तो उन्होंने मुझसे कहा व्हाई आर यू डूइंग इट हियर, आई विल पुट यू ऑन टू द राइट पीपल, डोंट वरी, कुछ तो करके कह के वो अपना वो चले गए और मैं सुन के चला गया और इसका कुछ हुआ नहीं। ये पार्ट 1 खत्म। IGT में गया। अच्छा, वो कभी टेलीकास्ट भी कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ। यहाँ पार्ट 1 खत्म। मैं IGT में गया, करण जौहर ने मुझे देखा और ये चीजें कही। पार्ट 2 इसके 1 महीने बाद। पार्ट 2 में ये हुआ, दिसंबर का महीना था और मुझे कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो कहे कि अक्षय लक्ष्मण बोल रहे हैं। तो अक्षय लक्ष्मण सुन के मुझे ये पता चलता था ये काम का है, ये तो वर्क कॉल है। हाँ। क्योंकि अक्षय शर्मा होता तो कोई पर्सनल लोन ले लो, बुआ जी का बेटा, बुआ जी का बेटी, वो सब। तो मुझे आया कि अक्षय लक्ष्मण बोला, मैं बोला यस। तो बोले कि मैं आमिर खान के घर से बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इतना रैंडम कॉल, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और आमिर खान। तो मैंने पूछा कौन आमिर खान, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी खान इतना कॉमन सरनेम है, शर्मा जैसा ही है, ओके, और लोग रखते हैं अपने बच्चों का नाम आमिर रखते हैं, शाहरुख रखते हैं। तो आई फेल्ट कि इट इज सम आमिर खान, हाँ, हु हैज कोई इवेंट वाला होगा, कोई क्लाइंट हो, मुझे नहीं पता कौन है। आप क्यों सपने में भी सोचोगे कि आमिर खान? हाँ। इसी से मिलती जुलती चीज बहुत बाद में हुई, मैं बताऊंगा आपको। एकदम क्विक में ये कि एक बार राजू हिरानी जो हैं, राजू सर, वो कुछ बात करते करते उन्होंने कहा तो हम तो कलर्स में चलते हैं, वो तो मुकेश का है चैनल। तो मैंने कहा तो हाँ, तो मुकेश को आप बुला लो, यहीं मिल लेते हैं। तो सब मुझे देख रहे हैं, मेरा शक्ल देख रहे हैं, तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोला कौन है मुकेश? बोला मुकेश अंबानी। मैं बोला ओह सॉरी। मैं अरे तो ऐसे आप पूरा बोलिए, मैं ऐसे कैसे? अभी तो हॉट टॉपिक है, क्योंकि आप इतना कैजुअली बता। अब मुझे कोई बोलेगा कि आप मुझे, अगर आपको बुलाना, हाँ तो दिनेश का पॉडकास्ट है, लेकिन कोई एकदम यंग बड़ी दिनेश, तुम क्यों दिनेश बोल रहे हो? दिनेश सोनी की बात। ओह सॉरी। अच्छा, तो इट वाज वेरी, तो सिमिलर चीज हो गई क्योंकि इतना कैजुअली मैंने कहा था। तो बैक टू दिस, तो मुझे लगा कौन आमिर खान, मैंने पूछा तो सामने से पॉज आया और फिर एक हल्की सी आमिर खान ऐसा 2 बार बोला आमिर खान। तो बोले आमिर खान? हाँ आमिर खान। मैं बोला आमिर खान, हाँ मैं बोला आमिर खान, एक्टर आमिर खान। बोला यस। पहला सवाल क्या आएगा मन में, इनके पास मेरा नंबर कहाँ से, इन्हें मेरी एग्जिस्टेंस का कहाँ से पता है? तो मैं बोला तो आपके पास मेरा नंबर कहाँ से, आप आमिर खान के घर से बात कर रहे हैं? बाय द वे, जिन्होंने कॉल किया था उस वक्त वो आमिर को मैनेज करते थे, उनका नाम है अद्वैत चंदन। उन्होंने बाद में फिल्म बनाई सीक्रेट सुपरस्टार, और रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा बनाई उन्होंने, तो वो डायरेक्टर बन गए। तो उन्होंने कहा आमिर खान के घर से बात कर रहा हूँ और मुझे आपका नंबर करण जौहर ने दिया है। अब मेरे मन में दूसरा सवाल, जो मेरे पूछने की हिम्मत ना हो कि भाई करण जौहर के पास मेरा नंबर कहाँ से आया, मैंने तो कभी दिया ही नहीं था। उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। तो देन आई रियलाइज्ड, वेट, ही सॉ मी, और फॉर सम रीजन ही मस्ट हैव रिमेंबर्ड, एंड उनको इतना भी याद रहा कि उन्होंने रेकमेंड भी किया होगा फिर आमिर खान को। फिर उन्होंने चैनल से नंबर मांगा भी होगा, चैनल ने नंबर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर से मांगा होगा। यानी कि आप सिर्फ अच्छा क्वालिटी का काम करो, लोग आप तक पहुंच जाएंगे। आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स ही सब कुछ है, कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होता। आपका काम की जो क्वालिटी है वो अगर फैले तो कॉन्टैक्ट आपके एस्टेब्लिश हो जाएंगे। पीपल हु वांट टू रीच यू विल रीच यू। इफ आमिर खान और करण जौहर कैन रीच टू अ नोबडी लाइक अक्षय लक्ष्मण, यानी कि आपका वो जो काम था, वो 5-10 मिनट का स्टेज पे था, वो उसकी बात, वो उन्हें याद रहा, वो उन्हें याद रहा, ये बंदा ये यहाँ के लायक नहीं है, उसको डिजर्व समथिंग एल्स। यस, एंड जेन्युइनली फिर उन्होंने बोला कि न्यू ईयर पे जो है धूम 3 की सक्सेस पार्टी है, तो आमिर वुड लाइक यू टू कम एंड परफॉर्म फॉर हिम एंड हिज फैमिली इन पंचगनी। एंड मैं गया और शो किया और आमिर से मिला भी, आमिर सर से। एंड ऑफ कोर्स, एंड जब मैं उनसे मिला तो हम लोग कैसे नहीं शोज में जाते हैं, क्लाइंट्स के ये होता है ना कि हाँ तो ये ऐसे करना है, यहाँ वो करना है। उनका वैसा नहीं था, उनका ऐसा था जैसे कि वो इंटर्न कर रहे हैं किसी के अंडर, ऐसा उनका बिहेवियर था। वो मतलब झुक के आगे बढ़ के वो, ओ हाउ आर यू, या हेलो, सो व्हाट वी कैन डू इज, चटाई बिछाए लोगों के लिए, बच्चे चटाई पे बैठ जाएंगे,
आपको चलेगा? वो मुझे पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे चटाई पे बैठेंगे तो मुझे चलेगा। बात है। मैं बोला भाई क्या कर रहे हो आप? मतलब आदमी ऑलरेडी ऐसा है, द आमिर खान और वो। एंड इसमें ये शो होने के बाद जो था एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उनसे, उनकी पूरी फैमिली से। और उन्होंने शो के बाद में इतना मुझसे कहा कि इफ़ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू लेट मी नो। मेरे अंदर पता नहीं क्या बोलता ना हिम्मत जागी, और मैंने बोला सर आप एक वीडियो दे सकते हैं मुझे? एंड मैं बोलते साथ सोचा, मैं बोला ये क्या करो, ये आदमी 5 से 6 करोड़ रुपए लेता है एंडोर्समेंट का। मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे एंडोर्स करते हुए वीडियो दे सकते हैं? मतलब कितना मतलब गधा किस्म का इंसान, क्या बोल दिया मैंने। और ये मैंने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इतने थॉट्स आए। जब तक वो थॉट पूरे हुए, वो भी एको में, अरे क्या कर दिया तूने, अरे पागल है क्या, अरे यार अच्छा का शो खत्म हुआ, स्टैंडिंग शो में आता सब, अब तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा। हाँ, और अब तो करण जौहर को जाएगा ये फीडबैक यार उसने ऐसे ऐसे मांग लिए। मैं सोच रहा हूँ, एंड आमिर का रिएक्शन सामने से, आमिर सर का रिएक्शन सामने, या शो चलो, इमीडिएटली उठ गए वो। और मेरे जो बहुत ही परम मित्र हैं, आप उनको जानते हैं, रुद्रनील, हम सब रिक बुलाते हैं। रिक अपने हाथ में कैमरा पकड़ के, वो अपने अलग ही अंदाज में, आमिर सर खड़े हैं, आर यू रेडी, ये वो सब, और भाई यहाँ पे रिक एक्शन। भाई वो बंदा ना अपनी स्पेस छोड़ता नहीं। मैंने बोला इधर आमिर खान को एक्शन बोलेगा तू? बहुत पढ़ना पड़ेगा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, हाँ, राजकुमार ईरानी, और तू, हाँ, उनके अलावा मतलब आप हैं जो इनको एक्शन बोलेंगे। इट्स लाइक मैं और क्या बोलूं, और इतना कॉन्फिडेंस में एक्शन। एंड मेरी खुशकिस्मती, उन्होंने बोलना शुरू भी नहीं किया, एंड फॉर सम रीजन ही इज लाइक अक्षय कम यार, और मुझे फ्रेम के अंदर पुल कर दिया और मेरे कंधे पे हाथ रखा, फिर उन्होंने सारी बात। हाँ, वो तो YouTube पे है। हाँ, और ये मेरा पार्ट 2 ऑफ द बिग ब्रेक। अब पार्ट 3 ये है कि मुझे अप्रैल में या मार्च में फोन आया सोनी टीवी से, और उन्होंने कहा कि हमारा एक शो है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और बोले आप IGT में थे? मैं बोला हाँ। आपका एपिसोड एयर हुआ था? मैं बोला नहीं। किसी भी फ्रेम में दिखे थे? मैं बोला नहीं। ठीक है, आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं, आप सीधा शूट पे आ जाओ, क्योंकि हमने आपको वहीं देख लिया, सेम टीम है इस शो को बना रही है। तो मेरा उसमें कभी ऑडिशन हुआ ही नहीं। मुझे सीधा शूटिंग के दिन फिर बुलाया और जो भी एक्ट मेरा करना था वो कराया। एंड पहले वो जो नहीं ग्रैंड रिहर्सल होती है, तो उसमें मैंने अपना वो जो मेरा टच वाला एक्ट है, इनको टच किया, उनको फील हुआ। और एक गन वाला एक्ट है कि 5 गन है, एक में बुलेट है, मैं अपने ऊपर 4 चलवाऊंगा वो। तो उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने मेरा एपिसोड चेंज कर दिया, बोला इनको परसों के नहीं, इनको कल के एपिसोड में डालो। मैं बोला ऐसा क्या डिफरेंस है परसों और कल में? वो आप कल देखना। तो जब वो जो कल था, वो जो हुआ एपिसोड परसों के बजाय जो कल वाला था, मुझे पता चला कि उस दिन एक विलन की प्रमोशन थी। तो श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा उस सेट पर थे, और मुझसे कहा गया कि श्रद्धा और सिद्धार्थ के साथ अपना टच वाला एक्ट कीजिए आप। तो मैं तो बोला, मतलब इट्स लाइक ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। एंड उनका फॉर्मेट एक ये था कि जब सेट पूरा तैयार हो रहा है, आपको हम बोलेंगे कि एक्शन, तो आपको एंटर करना है, लेकिन वो एंटर करने से पहले आप लिटरली स्टूडियो के गेट के बाहर रहते हो। मतलब जो यशराज स्टूडियो में था, और स्टूडियो के अंदर जो बिल्डिंग है, तो बिफोर यू एंटर इनसाइड द रूम ऑफ दैट स्टूडियो, जो मेन डोर है, आपको उसके बाहर रखते हैं। फिर कोई दरवाजा खोलेगा और आपको जाना है, और लाइक यू हैव एंटर्ड, कि मैं आ गया हूँ। संयोग का लेवल देखिए, मेरा शॉट है, मैंने हेडसेट लगाया हुआ है, मैं वो दरवाजे के बाहर हूँ, और उसी बिल्डिंग में सत्यमेव जयते की शूटिंग होती थी। मैं इधर सेट के बाहर हूँ, हेडसेट लगाया, मैं खड़ा हूँ, सामने एक गाड़ी आके रुकती है, दरवाजा खुलता है, उसमें से आमिर खान बाहर। ये एक फिल्म की स्टोरी लगती है। डेफिनेटली आमिर खान बाहर निकल के चल के आते हैं, वो मुझे देखते हैं, इसलिए तो मैंने इसे याद दिलाया, सर अक्षय लक्ष्मण मेंटलिस्ट। ओह कैसे आप, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हो आप? मैं बोला हाँ, क्या शूट कर रहे हो? बोला एक ये ऐसा ऐसा शो है, मेरी शूटिंग हो रही है उसकी, एंड कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। सो ही हग्ड मी, कांग्रेचुलेटेड मी, सेड ऑल द बेस्ट। ये इधर गए, जैसे ही ये गए, अगेन सिनेमैटिक, ही लेफ्ट एंड समवन सेज सर आप आ जाओ, एज इफ वो उतनी सी देर के लिए, जैसे कि वो किसी ने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा, अगर उससे 5 मिनट पहले या बाद में होता तो वो मोमेंट नहीं होता।
यार ये तो सुन के ना, एंड दिस वाज मुझे माय वो- थर्ड एंड फाइनल पार्ट। नहीं डेफिनेटली ये वाला देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है द ट्रूमैन शो। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है। आमिर तुम उधर से जाओ, आमिर चलो जाओ, ये अंदर आने वाला है। अच्छा आमिर के जाते ही ना तुरंत इसे अंदर बुला लेना। आई होप ये ट्रूमैन शो जैसा नहीं हो क्योंकि उसमें तो सब फेक निकलता है एंड में। लेकिन वाकई ट्रूमैन शो वाली फीलिंग आपने क्या रेफरेंस दिया है। हाँ ये हुआ, मैं सेट में अंदर गया और मेरे मन में ये था कि भाई सोनी के लोगों के साथ एक फुटेज मिल जाएगा। आई डिड नॉट नो कि दैट थिंग विल एक्सप्लोड, क्योंकि उसमें ब्रांड न्यू स्टार्स थे, बड़ी फिल्म थी एंड वो मेरा टच वाला एक्ट पॉपुलर हो गया उसमें। आई स्टार्टेड गेटिंग नोन फॉर दैट एंड दैट वाज द फाइनल पार्ट ऑफ द बिग बिग ब्रेक। और ये 3 पार्ट्स में इस तरीके से हुआ है। और उसके बाद वो कहीं रुका ही नहीं। मतलब फिल्म में वो सुपर में लाइन आती है, उसके बाद वो कहीं रुका ही नहीं। He lived happily ever after. क्या बात है अक्षय। मैं खैर आपकी जर्नी तो इनक्रेडिबल रही है और कितना कुछ आपने, हालांकि चलो ठीक है इसमें कहीं वो स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ गया या वो जो एक वो किया उसके है बिना मैंने, स्ट्रगल। वो किया है मैंने, प्लेटफॉर्म पे सोने वाला काम भी किया है मैंने। अच्छा ये तो क्या है, मैं अपने मतलब पूर्वजों से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं हूँ। जो लोग बताते ना हम अपनी जेब में 10 रुपए लेके आए थे, हमारा ये था, हम वो, क्योंकि फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि अपने स्ट्रगल को अगर आप मेडल्स की तरह प्रस्तुत करते रहो ना, समहाउ ना आपके मन में एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली फीलिंग पनप जाती है, आपको रियलाइज नहीं होता है। तो जब भी मैं अपनी स्टोरी बता रहा होता हूँ मैं वो सब स्किप कर देता हूँ। बट सिंस यू मेंशन्ड इट, क्विकली मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं शिप से वापस आया और मैं डिसाइड किया यहाँ एस्टैब्लिश करना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि कहीं गए और एस्टैब्लिश हो गया। मैं पर्सनली कॉर्पोरेट कंपनीज के पास जाता था, सानपाड़ा से 3 ट्रेन चेंज करके। तो पहले घर से रिक्शा लो स्टेशन के लिए, फिर स्टेशन में लाइन में लगो, टिकट लो, फिर लोकल ट्रेन पकड़ो सानपाड़ा से वड़ाला, फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज करो, वड़ाला से अंधेरी, फिर प्लेटफॉर्म चेंज करो, वहाँ से आप बोरीवली जा रहे हो, फिर आप रिक्शा ढूंढो, ये जो भी, अब बारिश है, धूप है, ये सब कर करके मैं पर्सनली कॉर्पोरेट कंपनीज के पास जाता था। जैसे कि मार्केटिंग वाले जाते हैं कोल्ड कॉल्स करने के लिए कि हम HR को अपना कार्ड दे रहे हैं, और ये मैं बाकायदा अपने साथ एक पेन ड्राइव जिसमें मेरे वीडियोस हैं, एक फोल्डर जिसमें मेरे वहाँ के फ़ोटोज़ थे, वो सब थे, और अपने परफॉर्मेंस का जो भी मुझे लेके जाना होता तो मैं लेके जाता था। और मैं अपॉइंटमेंट वहाँ जाके इफ़ दे आर फ्री, इफ़ दी HR इज़ फ्री, ऐसा करता था मैं। तो इस तरीके से जा के HRs को खुद ही मिल रहा हूँ और मिलता था। और आई वॉज 22 तभी, और खुद ही मतलब उनको सजेशन दे के कि एक आप मेंटलिस्ट रख सकते हैं। और मैं वहाँ पे फिर वो भी, अब क्या आज बोल सकता हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ विक्टिम, बट वो भी बड़े मज़े लेते थे। वो अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते थे एक रूम में और मुझे बोलते थे हाँ कुछ डेमो आप दीजिए, और मुझसे पूरा शो करा लेते थे वो लोग। उसमें एक अपने 1 घंटे का 1 घंटे का सेशन हो गया, उसे क्या टीम बिल्डिंग सेशन, हाँ ऐसा कर नहीं, और वो करा लेते थे। और पैसा एक नहीं देते थे, ये कहते थे कि ये डेमो है फॉर अस टू बुक यू, एंड देन वो बुक कोई नहीं करता था वो। लेकिन इसमें मैं खाली पॉइंट करना चाहता हूँ कि मैं उसमें भी खुश था क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगता था लोग अभी नाम तो जान रहे हैं, नाम तो जान रहे हैं। तो ऐसे बात चल रही थी। क्योंकि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म की वो बात की थी, तो एक बार मैं गया था बोरीवली में किसी कंपनी के यहाँ, और उन्होंने मुझे बहुत देर तक बिठा के रखा, बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत देर तक जब बिठा के रखा। उनका वो जो रात के जो भी लोग थे, वो आई थिंक BPO था कि क्या था मुझे नहीं पता, बट बैठा के कुछ 12 बज गए थे रात के। और उसके बाद जब उनकी वो ब्रेक या छुट्टी हुई थी, तब मुझे बोला कि हाँ आओ, और आओ सब लोग आओ, और फिर सबके बिठा के वो रख दिया और खूब मेरे से करवाया उन्होंने मुजरा, और मैंने खुशी खुशी किया। और जब तक वो ख़त्म हुआ 1 सवा 1 बज चुके थे, उसके बाद बैठा के जो है उन्होंने वो नहीं, सबके जो क्यूरियस क्वेश्चन होते हैं वो चालू है, ये कैसे होता है, ऐसे होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब करते करते इट वॉज अराउंड 2-2:30 जो भी था वो बजा। जब तक फिर मैं वहाँ से निकल के बड़ी मुश्किल से रिक्शा ढूंढ के बोरीवली स्टेशन में पहुँचा, तो पता चला वो तो 2 बजे ट्रेन बंद हो जाती है। बंद होगी 3:30 के बाद। हाँ वो तो बंद हो जाती है। एंड मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ से कोई टैक्सी लेके मैं आता कि 1000 पता नहीं क्या, क्योंकि न्यू बॉम्बे तक जाना था, सानपाड़ा तक। तो वो एक टाइम ऐसा था कि जो रेलवे का प्लेटफॉर्म था, उसकी जो बेंच थी, तो मैं जो फोल्डर लेके गया था उसी को तकिया बना के मैं उस पर एक्चुअली मैं वहाँ लेट गया और आँख लग गई और मैं सो गया। जब तक मैं उठा सुबह के कमोशन से, जो आवाज़ से
5:30-6 बजे उठा और फिर ट्रेन पकड़ी और फिर मैं आया। तो ये भी हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज, ये भी हुआ है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज। अक्षय लक्ष्मण प्लेटफॉर्म पे सोए मिले। प्लेटफॉर्म के बेंच पे, प्लेटफॉर्म पर नहीं। क्या बात है। मन में ये डर भी नहीं था ना कि कोई कुछ चुरा लेगा, वो था ही नहीं। हाँ। क्या 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 चुराएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक वो स्ट्रगल लाइफ बोलो या एस्टेब्लिश वाली जो लाइफ होती है उसमें ठीक है। और हमारी फील्ड में अच्छी बात ये है कि जब आप एक थोड़ा भी अच्छा करने लग जाओ तो पैसे ठीक ठाक मिलने लग जाते हैं। तो आप अगर रेगुलर काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो और फिर इस सिचुएशन में कई बार जैसे होता है कि शोज में खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है, ये नहीं होता है। जब आप बता रहे हो कि ठीक है परफॉर्म करके आया या बातें करने गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा तो सोना पड़ा। हाँ, वो क्योंकि ट्रेन बंद हो गई, इसलिए नहीं सोना पड़ा कि बम्बई में मेरा कोई घर नहीं था, घर में पैसे नहीं बचे, ये रीजन, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, ये सब नहीं था। पर हाँ, ये अगर कोई बोले कि आप प्लेटफॉर्म तो वो तो हुआ है। बोरीवली स्टेशन। अच्छा, 3 सवाल क्विकली। जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट। जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ 14 जुलाई 2024 को, जब मेरी शादी हुई आए श्री प्रतीक्षा जी से। अरे क्या बात है, मतलब एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, बहुत ही लंबी प्रतीक्षा के बाद वो, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा हैज बीन अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव सीन एंड फेस्ड इन लाइफ। ऐसा लगता है भगवान बोलता है कि हाँ, यू डिजर्व दिस। ऑफ कैमरा होता तो मैं बोलता आपने कर दिया, ऑन कैमरा भी कर दिया। लाइफ का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट। लाइफ का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट, बहुत ही क्विकली, जब मैं आपको बताया आमिर खान का शो था पंचगनी में। एंड मेरा और रुद्रनील का एक रात पहले झगड़ा हुआ था। ओके। एंड मुझे ये चाहिए था कि मैं प्रोफेशनल दिखूं आमिर खान को, तो मुझे चाहिए था कि कोई असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करे, क्योंकि मेरा कोई असिस्टेंट नहीं था। तो जिससे मेरा झगड़ा हुआ उसको मैंने फ़ोन करके बोला, हेलो, तो बोला हाँ बोल, अच्छा सुन, कल मेरा एक शो है, असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करेगा क्या? उसका तुरंत रिप्लाई जो था वो ये था कि हाँ ओके, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मतलब कुछ नहीं, सिर्फ साथ में रहना है बस, और करना कुछ नहीं है। तो उसने बोला ठीक है। आई रियलाइज कि अरे तूने पूछा ही नहीं शो किसके लिए। एंड टू हिम इट वाज लाइक, मैं क्यों पूछूं शो किसके लिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमको तो अपना शो ऑफ भी करना है उसमें कि भाई तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। देन उसने बोला अच्छा किसके लिए? तो मैंने बोला आमिर खान के लिए। बोलना quite obvious. Why would he imagine कि मुझे कोई रैंडमली आमिर खान के घर लेके जाएगा, स्पेशली एक झगड़ा या हुआ है उसके बाद। तो मैं बोला अरे सच में आमिर खान के घर पे लेके जा रहा हूँ। तो बोला अरे बता ना किसके लिए? अच्छा आदमी का नाम आमिर खान है। मैं बोला अरे जो आमिर खान एक्टर है वही आमिर। अच्छा छोड़ जाने दे, चल कितने बजे पहुंचना है मेरे को सुबह? मैं ये मानने वाला, वो मानने वाला। सुबह आ गया, गाड़ी में बैठे हैं, हम ऑन द वे हैं, एक्सप्रेस वे चल रहा है। मैं बोला अच्छा बाय द वे शो किसके लिए? मैं बोला देखो बताया ना आमिर खान के लिए है। तो बोला कि अरे बोल ना। देन ही इज लाइक आमिर खान को तेरा नंबर कहाँ से मिल जाएगा? मैं बोला करण जौहर ने दिया है। बता, मतलब खत्म, यहाँ तक जो नॉन बिलीवेबिलिटी। उसके बाद तो और हो गया, छोड़ जाने दे, मत बोल। एंड द मोमेंट वी रीच दैट हाउस एंड आमिर खान was standing there, oh come welcome, and he saw that was the most awkward moment because at that moment he was like, अक्षय तुम मेरे को आमिर खान के घर लेके आया सच्ची? मैं बोला हाँ। गाड़ी रुकी, he's like wait। बोला क्या हुआ? उसने दरवाजा खोला, दूसरी तरफ आया, मेरा दरवाजा खोला और बोला सर यार। आज तक वो मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। He's like सर, मैं कोई चीज उठा, नो सर। पूरे 24 घंटे उस घर में उसने मुझे सर यही करके, नहीं आप क्यों उठा रहे हैं सर, और क्यों कर रहे हैं? हाँ, बंदा और भाई साहब सर असिस्टेंट कम सिक्योरिटी गार्ड, उसने सब कर दिया। रात तक तो डायरेक्टर हो गया था, आमिर खान को एक्शन बोल दिया था उसने। बट इट वाज क्वाइट एंड इन दैट जब हमको रूम मिल रहा था तो आमिर के जो मैनेजर थे उन्होंने हमको पूछा कि यू बोथ नीड सेपरेट रूम्स या यू वांट टू बी इन द सेम रूम या क्या? अब क्योंकि हमने कुछ रिहर्स नहीं किया था, उसे कुछ पता नहीं था, तो मेरे मुंह से निकल गया, नो वी नीड टू बी इन द सेम रूम। द मोमेंट आई सेड दैट वी नीड टू बी इन द सेम रूम, अद्वैत लुक्स एट रिक, देन लुक्स एट मी एंड गोस ऐसा। एंड उसके जाने के बाद रिक ने, अक्षय तूने ऐसा क्यों बोला? वी नीड टू बी इन द सेम रूम। Let the rumors spread. Oh my God.
So yeah, that was the awkward एक सवाल मैं जब भी पूछता हूँ किसी से तो एक जिंदगी का कोई एक हिस्सा जो आप डिलीट करना चाहो, जिंदगी का कोई हिस्सा जो मैं डिलीट करना चाहूँ अपनी लाइफ से डिलीट, पास्ट का। मैं बड़े दिल से इस फिलॉसफी में मानता हूँ कि आपकी जो पूरी लाइफ है इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। आप कुछ भी डिलीट करोगे तो उसके आगे का सब डिलीट हो जाएगा। ओह माय गॉड। तो मैं कुछ डिलीट नहीं करना चाहता। बातें करने बैठे तो हम ऑफ कैमरा भी इतनी ज्यादा बातें करते हैं। मैंने जो क्यू लिस्ट तैयार की थी आपके लिए, उसमें से भी अभी बहुत सारे सवाल बाकी रह गए हैं। और क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ के बारे में जानने में ना मुझे लग रहा है कि जो नए बडिंग मैजिशियंस हैं और जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो और भी बहुत कुछ है जो आपसे लेना बाकी है। टाइम के कारण मुझे ये पॉडकास्ट तो भी पॉडकास्ट आपको बता दो, प्रतीक्षा जानती है स्टोरी। बहुत लोग जान जाएंगे। जब मैंने पॉडकास्ट और पॉडकास्ट कहा तो सब समझ गए होंगे कि ये करेक्शन किसने करवाया। ओके, ये वाला एडिट कर देंगे। हमें एक और एपिसोड शूट करना पड़ेगा अक्षय। तो बिल्कुल करेंगे। और उसमें हम नए जितने मैजिशियन, मेंटलिस्ट, कॉन्जूरिंग और जादूगर हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का कम करना चाहिए, और उन्हें अपने क्राफ्ट को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उन सब पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और आप आएं और हमारे साथ नए बडिंग मैजिशियंस के लिए, मैजिशियन, मेंटलिस्ट जो भी हैं उनके लिए एक एपिसोड शूट करें। लेकिन क्विकली, जो नए मैजिशियंस हैं, नए मेंटलिस्ट हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? आप केवल और केवल इंटरैक्शन पे फोकस कीजिए। आपकी ऑडियंस के साथ आपका क्या इंटरैक्शन है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो अगर आपका सही हो गया तो आपके ट्रिक्स अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपकी जो है गाड़ी चल जाएगी उसमें। क्या बातों मतलब स्क्रिप्ट पे काम करें, स्क्रिप्ट हो, इंटरैक्शन हो। आपके शो में ऐसा ना हो कि आप अकेले एक्ट कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए, बहुत ही क्विकली बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोग हैं और मैं आपके साथ कोई एक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ बात ना करूं, मैं आपके साथ साथ इनको भी जोड़े रखूं कन्वर्सेशन में, क्योंकि अगर आपका ये नहीं होगा ना तो आपको कोई रिपीट नहीं करेगा बुकिंग में। ये इंपॉर्टेंट बात है। मुझे तो लोग बार बार बुक ही इसलिए करते हैं क्योंकि बातों के लिए, कि भाई हमें पता है 1 घंटा हमारी ऑडियंस एंगेज्ड है। यस, क्या बात है अक्षय। मैं ऑफ कैमरा हम जितनी बातें करते हैं, और मुझे पता नहीं था कि ये इस पॉडकास्ट की एनर्जी कहें, या हम इतनी फॉर्मल तरीके से शायद पहली बार बात कर रहे हैं, इज्जत दे दे के बात कर रहे हैं। ग्रेट लर्निंग यार, क्या जर्नी रही है आपकी। और क्रूज वाले टॉपिक से तो मैं मतलब इज्जत बढ़ गई आपके। वाह, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार और आएं हमारे पॉडकास्ट में, और नए लोगों को कैसे अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए या अपनी जर्नी को कैसे परस्यू करना चाहिए, इस बारे में एक मास्टर क्लास बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल आप करेंगे, जरूर करें। मैं खुली किताब हूँ, मैं सीक्रेट्स रखता ही नहीं हूँ अपने पास। तो नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल। आयुष, आपको भी मजा आया होगा अपनी यादों की बारात शेयर करके? बहुत मजा आया मुझे सर, आपकी यादों की बारात का हिस्सा बनने का मौका मिला, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। अरे सर, थैंक यू सो मच। तो जी, ये द अक्षय लक्ष्मण जो अपने जीवन की किताब में से कुछ पन्ने हमारे लिए खोल पाई, और विश्वास मानिए ये कुछ पन्ने ही थे जो हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं। अगले एपिसोड्स में हम नए गेस्ट के साथ होंगे। अक्षय लक्ष्मण की इन यादों की बारात को यहीं पर एक छोटा सा विराम देते हुए अगले एपिसोड्स में मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।